बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा, लिपि तथा व्याकरण। ये पहला पाठ है और इसके अंतर्गत हम लोग संस्कृत के व्याकरण को जानेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा है, तो भाषा किसे कहते हैं, उसके भेद कौन कौन से हैं, और लिपि क्या होती है, और व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं, तो इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पाठ हम लोग लिए हैं व्याकरण निधि पुस्तक। ये जो संस्कृत की व्याकरण की किताब है, तो इसी का हम लोग पहला पाठ शुरू करेंगे। तो बच्चों, सभी लोग पाठ एक निकाल लेंगे, भाषा, लिपि तथा व्याकरण। तो इसमें जो है सबसे पहले भाषा के बारे में दिया है कि संसार में सभी प्राणी अपनी बात कुछ ध्वनियों या संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे पक्षी अपने कलरव से चहचहाकर, और सिंह आदि पशु गरज के गर्जना करके, और प्राणियों में श्रेष्ठ मानव अपने विचार स्पष्ट वाणी द्वारा व्यक्त करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझ लेता है। अर्थात भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। तो भाषा की परिभाषा ये है कि भाषा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का साधन है, यानी कि विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा मानव बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के दो रूप हैं। भाषा जिससे कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसके दो रूप हैं। यहाँ पर भाषा के भेद, यहाँ पे पहला मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जैसे कहानी सुनाना, ये एक उदाहरण दे रहे हैं। और लिखित भाषा जैसे पत्र लिखना, उत्तर लिखना, अपने संदेश को लिखकर भेजना। तो ये जो है भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के विचार समझते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप है। दूरभाष, फ़ोन पर की गई बातचीत इसी श्रेणी में आती है। और लिखित भाषा जब हम हाथ से लिखकर या मशीन, टाइपराइटर या कंप्यूटर से लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा द्वारा प्रकट किए गए विचार पढ़कर समझे जाते हैं। कहानी लेखन, अनुच्छेद लेखन आदि लिखित भाषा के रूप हैं। और अब हम लोग लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो मौखिक भाषा सार्थक ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है और लिखित भाषा का आधार लिपि है। तो किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उसके स्वरूप को ही लिपि कहते हैं। प्रायः प्रत्येक भाषा पृथक ढंग से लिखी जाती है। तो लिपि जो है, लिखित भाषा का आधार लिपि है। जो हम लोग लिखते हैं, लिखित भाषा का आधार लिपि है। और इसमें जो है, इस भाषा को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह, जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं, उसके स्वरूप को लिपि कहते हैं। प्रायः प्रत्येक भाषा पृथक पृथक ढंग से लिखी जाती है। कहने का मतलब है अलग अलग ढंग से लिखी जाती है, इसलिए सब भाषाओं की लिपि पृथक होती है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। और अब हम लोग यहाँ पर संस्कृत की लिपि जो है वो संस्कृत की लिपि देवनागरी है। हिंदी की भी यही है कि लिपि देवनागरी है। तो ये जो है संस्कृत से ही हिंदी में निकली है। हिंदी की भी लिपि देवनागरी है।
और अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण ये भाषा, लिपि और व्याकरण जो हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान देता है, भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराता है। तो यहाँ पर जो है व्याकरण, जैसे कि हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो वो सार्थक तभी होता है जब उसमें सही मात्रा हो और सही तरीके से उसे लिखा गया हो। तो यहाँ पर क वर्ग और ख वर्ग में जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद, प्ररेक्षा, परीक्षा, बालकः पठन्ति, बालकः पठति, लताः लिखति, लता लिखति। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से प्ररेक्षा यहाँ पे लिखा गया है, प्ररेक्षा ये अशुद्ध रूप है, ये गलत है, इसे हम लोग शुद्ध रूप में इस तरह से लिखते हैं। और वाक्यों में भी प्रयोग करना ये हमें सही ढंग से सिखाता है। तो जैसे कि बालकाः पठति, अगर हम बालकाः पठति लिखते हैं तो ये अशुद्ध होगा, क्योंकि बालकाः कर्ता बहुवचन का है और क्रिया एक वचन की है। तो ये वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, ये गलत वाक्य हो जाएगा। और हमें लिखना होगा, शुद्ध वाक्य होगा इसका, बालकः पठति, एक लड़का पढ़ता है तो बालकः पठति। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें व्याकरण भी सिखाता है। तो इस तरह से यहाँ पर व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराता है। और किसी भाषा के अध्ययन में व्याकरण का बहुत महत्व है। व्याकरण केवल ध्वनियों का समूह नहीं, केवल ध्वनियों का समूह ही नहीं है। भाषा का निर्माण वर्णों, शब्दों और वाक्यों में होता है। इनके संबंध में नियमों का निर्धारण व्याकरण ही करता है और उसी नियम के अनुसार हम लोग भाषा को प्रयोग करते हैं। इसी आधार पर व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं, जिससे पता चलता है कि हम लोग व्याकरण में क्या अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार, इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, संयोग, उच्चारण स्थान आदि का अध्ययन किया जाता है। और शब्द विचार, इस भाग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के लिंग, वचन, कारक रूपों तथा क्रियापदों के पुरुष, वचन व काल आदि का अध्ययन किया जाता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत इस भाग में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापदों द्वारा वाक्यों की रचना करना, पत्र, निबंध आदि की रचना का वर्णन किया जाता है। तो वाक्यों का प्रयोग करके हम लोग निबंध लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। तो इस तरह से इसमें वाक्यों का प्रयोग होता है। तो इस पाठ में हम लोगों ने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना और अब इसी पर आधारित इस पाठ के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो इसमें जो है अभ्यास कार्य दिया गया है, इसे इसी पुस्तक में करना है। तो इसमें जो सही उत्तर है उस पर निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे हम लोग इसे करेंगे और केवल उत्तर यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो है वो पुस्तक में लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं हम लोग अभ्यास कार्य। यहाँ पर अभ्यास कार्य, पाठ जहाँ समाप्त हो रहा है वहीं पे दिया हुआ है अभ्यास कार्य। तो यहाँ पे अभ्यास कार्य हम लोग करेंगे और इसका उत्तर 1 का देखते हैं क्या है। पूछा है कि उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। टेलीफोन द्वारा की गई बातचीत उदाहरण है मौखिक भाषा का, लिखित भाषा का। तो ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो क में हम लोग निशान लगाएंगे मौखिक भाषा का, मौखिक भाषा का। तो इस तरह से ये सही उत्तर है। और अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि पत्र लिखना उदाहरण है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है, लिखित भाषा का। तो इसमें लिखना है लिखित भाषा का, लिखित भाषा का। और अब ग प्रश्न है, सभी भाषाओं की लिपि है,
एक समान पृथक पृथक। अलग अलग भाषा है तो उसकी लिपि अलग है, लेकिन हिंदी और संस्कृत की लिपि जो है देवनागरी है, एक है, लेकिन बाकी और भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। तो इसलिए पृथक पृथक हम लोग सही उत्तर चुनेंगे, पृथक पृथक। तो यहाँ पर पृथक पृथक जो है ये सही विकल्प है। और अब घ का विकल्प हम लोग चुनेंगे। वर्ण विचार में अध्ययन किया जाता है। वर्ण, इसमें वर्णों के स्वरूप का, वाक्य रचना का। तो वर्णों के स्वरूप का ही वर्ण विचार में अध्ययन करते हैं। वाक्य रचना का अध्ययन जो है हम लोग वाक्य विचार में करते हैं। तो यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है वर्ण विचार में। तो वर्णों के स्वरूप का, यहाँ पे वर्णों लिखना है, वर्णों के स्वरूप का, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं वर्णों के स्वरूप का। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न करेंगे अभ्यास कार्य का। निम्नलिखित के शुद्ध रूप लिखो। तो यहाँ पे शब्द जो है वो दिए हुए हैं और उसका हम लोग को शुद्ध रूप लिखना है। जैसे कि श्रीमती, श्रीमती, तो यहाँ पर श्रीमती होगा। तो उत्तर 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इसमें क नंबर डाल के हम केवल वही शब्द लिखेंगे जो खाली जगह में लिखना है। तो इसको शुद्ध रूप इसका हो जाएगा श्रीमती। और ख है सामाजिक, सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक होता है, सामाजिक, एक प्रत्यय है इसमें। और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य लिखा है, इसे स्वास्थ्य लिखते हैं, आधा थ, स्वास्थ्य और आधा थ भी रहेगा, आधा थ, स्वास्थ्य। और घ में है रामायण, रामायण, तो रामायण नहीं होता है, रामायण होता है, रामायण। और अंग में है यहाँ पर अध्ययन, अध्ययन नहीं होता है, इसमें एक य नहीं लिखा गया है, अध्ययन होता है, आधा ध य न, अध्ययन। और फिर है यहाँ पे च, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट जो है इसका च है प्रकृति, प्रकृति नहीं होता है, प्रकृति होता है, प्रकृति, नेचर जिसको कहते हैं, प्रकृति। और छ है यहाँ पे तिथि लिखा है, तिथि नहीं होके दोनों में छोटी की मात्रा होती है, तिथि, तिथि, इसे बोलते हैं तिथि। और अब ज है आदर्श, आदर्श नहीं होता है, इसमें आदर्श होता है, तो इसे आदर्श लिखेंगे, आदर्श। श के ऊपर र की मात्रा लगेगी। और समापत, ज के बाद छ है, समापत नहीं होता है, समाप्त होता है, समाप्त, आधा प और त, यहाँ पे पूरा त, समाप्त। और फिर है कृपया, कृपया नहीं होता है, कृपया, कृपया। पत्र में इसका बहुत प्रयोग होता है, कृपया, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया। तो निवेदन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न करेंगे, लिपि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये सभी ने लिख लिया होगा, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर 3 हम लोग करेंगे। लिपि किसे कहते हैं, उत्तर 3 है। तो लिपि जो है यहाँ पे निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों के स्वरूप को किसी भाषा को लिखने के लिए, किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, जो चिन्ह निश्चित
जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं जो चिन्ह उनके स्वरूप को ही लिपि कहते हैं। उनके स्वरूप को ही लिपि कहते हैं। तो इस तरह से ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और चौथा प्रश्न है, हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? तो उत्तर है यहाँ पे, उत्तर 4 है। हम व्याकरण भाषा के शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए, जो है सही जानने के लिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका हम भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण पढ़ते हैं। और अब यहाँ पर हम लोग 5वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और 5वें प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर दिया है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। तो इस तरह से विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। अब प्रश्न 6 है, भाषा के कितने रूप हैं? तो जैसा कि बताया गया था कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो उत्तर 6, भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं। पहला लिखित भाषा, पहला मौखिक भाषा को हम लोग पहले लिखेंगे। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो भाषा के पारस्परिक आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इस पाठ की व्याख्या और इसके विभिन्न प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा किया। और अब हम लोग इसके आगे का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, वर्ण, और वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाठ 2 अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर वर्ण, तो ये सभी ने लिख लिया होगा और ये सभी जानते भी हैं इसके बारे में, तो इसे अपने से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ 2, वर्ण। पाठ 2, वर्ण। वर्ण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि माता भोजनम पचति, इस वाक्य में 3 पद हैं, माता, भोजनम और पचति। प्रत्येक पद में निम्नलिखित वर्ण हैं। माता, भोजनम और पचति
माता में माता, यहाँ पे हम लोग इसको वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। तो माता भोजनम पचति, ये वाक्य है माता भोजनम पचति, माता भोजन पकाती है। इसका अर्थ है कि माता भोजन पकाती है। पच धातु का अर्थ होता है पकाना। तो यहाँ पर ये 3 है, 3 पद हैं यहाँ पर, 1 2 और 3। तो यहाँ पे माता जो है इसके अंतर्गत इसमें जो है वो और भी कई इसमें वर्ण हैं। तो माता में जो है जो वर्ण है वो यहाँ हम लोग देखेंगे। माता पद जो बना है वो म, आ, त और आ, ये दोनों मिलकर माँ बना है और ये दोनों मिलकर ता बना है। ये माँ में आ स्वर मिल गया तो ये माँ बन गया, ता में आ स्वर मिल गया तो ता बन गया। तो ये माता पद बन गया। अब है भोजनम। तो भोजनम, यहाँ पे भ में ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ स्वर लगेगा, और ज में अ स्वर लगेगा, और न में अ स्वर लगेगा, और फिर म, भोजनम। तो इसमें इतने सारे वर्ण हैं, यानी कि भोजन, माता और भोजनम, इसको हम लोग इतने सारे वर्णों में विभाजित किया है। इसमें स्वर और व्यंजन है। अब है पचति। पचति पद है, इसमें भी बहुत सारे वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन इसमें भी हैं। प बनाने के लिए हम लोग को प में अ स्वर लगाना है, च बनाने के लिए च में अ स्वर लगाना है, और ती लिखने के लिए त में ह्रस्व ई का प्रयोग करना है। तो त में हम लोग ह्रस्व ई का प्रयोग किए तो इससे पचति बन गया। प अ प च ति, पचति। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे स्वर और व्यंजन अलग किए गए हैं, लेकिन अब इसको हम लोग और वर्णों में विभाजित नहीं कर सकते। इसे हम और वर्णों में विभाजित नहीं कर सकते, इसीलिए ये मूल ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है इससे ये पता चलता है कि वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक खंड नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है ये म और आ, त और आ, इन सब के हम और खंड नहीं कर सकते, इसे हम और विभाजित नहीं कर सकते। तो वर्णमाला इसके बाद आती है। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और संस्कृत में वर्णमाला सभी बच्चे पढ़े हैं, जानते हैं। यही जो हिंदी में उन्होंने पढ़ा है वही संस्कृत में भी है। स्वर अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर है। और क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड, और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। तो ये जो है वर्णमाला है, संस्कृत वर्णमाला। और वर्ण के भेद, यहाँ पर ये वर्ण सभी हैं। और अब वर्ण के भेद, ये हम लोगों ने देखा कि वर्ण क्या होता है जिसके कि और खंड नहीं किए जा सकते। तो ये सबसे छोटी इकाई भाषा की जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। तो यहाँ वर्ण के भेद हम लोग देखेंगे, वर्ण के भेद। और वर्ण के भेद जो है वो 2 हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे स्वर और व्यंजन, तो इस तरह से यहाँ पर वर्ण के भेद हम लोग देख रहे हैं। स्वर और व्यंजन इसके अंतर्गत है। तो स्वर जो है वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। यानी कि स्वर का उच्चारण करने के लिए किसी भी प्रकार के स्वर के जो है किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो जैसे अ, आ, ई, इसमें कहीं भी मुख में ध्वनि जो है टकराती नहीं है। मात्रा काल, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा काल कहते हैं। जैसे कि अ है तो उसमें 1 मात्रा का समय लगेगा, आ है तो उसमें 2 मात्रा का समय लगेगा। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है।
और प्लुत स्वर होता है जिसमें 3 मात्रा का, जैसे ओम का उच्चारण हम लोग करते हैं उसमें 3 मात्रा का समय लगता है। तो ये है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम लोग व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो व्यंजन जो है जैसे क, ख, ग, घ आदि, तो इन वर्णों का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया गया है। हम लोग क बोलते हैं तो क में अ स्वर मिला हुआ है, का बोलते हैं तो का में आ स्वर मिला हुआ है। तो यदि इनमें से अ को हटा दिया जाए या आ को हटा दिया जाए तो ये क, ख, ग, घ होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क लिखते हैं क, तो इसमें जो है क और अ है, और यदि अ स्वर हटा दें तो ये खाली बचेगा क। तो ये जो है व्यंजन है। तो इसमें जो है बिना स्वर के हम लोग इसका उच्चारण नहीं कर पाते, ये आधा क हो गया। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर देखे थे। तो व्यंजन के भेद हैं स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर जो जानना है वो है कि व्यंजन कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से व्यंजन हैं ये हम लोग ने देखा, और सभी का उच्चारण स्थान होता है। तो व्यंजनों का उच्चारण स्थान निश्चित होता है। तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श कहे गए हैं। जो 5 वर्ग हैं उनमें जो 5 वर्ण हैं वो जो है व्यंजन कहे गए हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़, और त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और अब अंतःस्थ व्यंजन वे होते हैं जिसमें वायु थोड़ा रुक रुक कर निकलती है, कम शक्ति के साथ उसे छोड़ा जाता है। जैसे य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन इन वर्णों के उच्चारण में घर्षण के कारण, यानी उसे हमें जिह्वा से जो है रगड़ के थोड़ा सा वो टच होते हुए, स्पर्श करते हुए निकलती है। मुख से ऊष्म वायु निकलती है, वो थोड़ा गर्म हो जाती है। तो ये भी 4 हैं, श, स, स, ह, श, श, स, ह। ये सभी व्यंजन स्वर रहित रूप में लिखे गए हैं। इनके नीचे एक चिन्ह हल लगाया जाता है, इस चिन्ह लगाया जाता है, इसे हल कहते हैं, जैसा कि संस्कृत में पढ़ते समय बताया गया था। इसलिए इन व्यंजनों को हलंत कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है वो स्वर और व्यंजन इनके सबका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और कुछ विशेष ध्वनियाँ होती हैं जैसे अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अयोगवाह इनको कहा जाता है। यहाँ पर उसके बारे में दिया है कि कुछ ऐसी ध्वनियाँ जिनकी गणना न स्वरों में की जाती है न व्यंजनों में, इन्हें अयोगवाह कहते हैं, और ये निम्नलिखित है। पहला अनुस्वार। अनुस्वार को बिंदु इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। स्वर के बाद नासिका से उच्चारित होने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है, जैसे दंड, दंड, अंत, अंत आदि। विसर्ग को 2 डॉट लगाकर इस चिन्ह के द्वारा उसे दिखाया जाता है, और इसके उच्चारण में स्वर के साथ हल्के ह का भी उच्चारण होता है। ये सभी को बताया जा चुका है। तो जैसे प्रातः, अतः आदि। और अनुनासिक वर्ण, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। चंद्र बिंदु चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अनुनासिक का उच्चारण मुख व नासिका दोनों से होने के कारण हल्का तथा कोमल होता है, जैसे चांद, कांटा आदि। और अब जो है वर्तमान समय में टाइप तथा कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा, टाइपराइटर और कंप्यूटर के प्रयोग के कारण अनुनासिक के स्थान पर भी प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है।
तो उसमें लिखने में दिक्कत होती है, कठिनाई आती है, इसलिए अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग कर देते हैं। और अब यहाँ पे मात्रा क्या होती है? जब किसी स्वर को किसी व्यंजन में मिलाया जाता है तो उसे मात्रा के रूप में ग्रहण किया जाता है, क्योंकि स्वर की मात्रा होती है। हम लोग अ, आ, ई का भी प्रयोग करते हैं और उसके लिए मात्रा का भी प्रयोग करते हैं, और स्वर के इस चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं, यहाँ पे पूरा विस्तार से दिया हुआ है। तो स्वरों की मात्राओं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।